नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ ललित। आ गई सरकार। जी हां, तमाम दावों और कयासों के बीच तस्वीर अब बिल्कुल साफ है। सरकार का इंतजार खत्म हो गया है, लेकिन अभी सरदार का इंतजार बाकी है। जी हां, सीएम फेस को लेकर चर्चाएं गर्म हैं, तो कई मुद्दों पर सियासत भी जारी है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिटिकल खबरों से सजी यह खास पेशकश, आ गई सरकार। आपको बता दें, मध्य प्रदेश में मिली हार के बाद कांग्रेस में मंथन और चिंतन का दौर चल रहा है। चुनाव में जीत की उम्मीद लग रही, कांग्रेस से कहां चूक हो गई। दिल्ली आला कमान के साथ एमपी के दिग्गज इस आंकलन में लगातार जुटे हुए हैं। लेकिन क्या इस चिंतन, मनन और मंथन से मिशन 24 और टारगेट 28 की राह आसान हो पाएगी? देखते हैं हमारी एक खास रिपोर्ट। कांग्रेस के पूर्व विधायक जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, उसकी वानगी 2023 चुनाव के नतीजों में दिख चुकी है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस को भले ही चुनावी शिकस्त मिली हो, लेकिन लोकसभा चुनाव सिर पर है। महज कुछ महीनों में दिल्ली का दंगल छिड़ेगा। लिहाजा यहां से आगे की राह तलाशने के लिए कांग्रेस दिल्ली आलाकमान के साथ तैयारी में जुट गई है। मध्य प्रदेश में जीत को लेकर पूरी तरह आश्वस्त कांग्रेस से कहां चूक हुई? 150 सीटों की उम्मीद जता रही कांग्रेस क्यों 66 सीटों पर सिमट गई? इन सवालों के जवाब तलाशने के साथ ही एमपी कांग्रेस के दिग्गजों का दिल्ली आलाकमान के साथ मंथन 24 की रणनीति तय करेगा। दिल्ली में हो रही समीक्षा बैठक के बाद माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के हर जिले का दौरा करेंगे और मंडलम सेक्टर तक मजबूती को दोबारा उसको रिचार्ज करेंगे, ताकि हम 2024 के लोकसभा और 28 की तैयारियों में कोई कसर न छोड़ने पाए, ताकि हमारा कार्यकर्ता रिचार्ज रहे। माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में लोकसभा में बहुत शानदार प्रदर्शन होगा। मध्य प्रदेश में 2019 चुनाव में कांग्रेस महज एक लोकसभा सीट हासिल कर पाई थी। ये सीट थी कमलनाथ का गढ़ छिंदवाड़ा। करीब 40,000 वोटों से नकुलनाथ इकलौते कांग्रेस सांसद चुने गए। जाहिर है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कम और पाने के लिए ज्यादा है। लिहाजा 2019 और 2023 की हार से सबक लेकर कांग्रेस जीत के लिए विजय प्लान तैयार कर सकती है, जिससे नया नेतृत्व उभरे और 2028 की राह भी आसान हो सके। लेकिन बीजेपी को लगता है कि इन बैठकों से कांग्रेस का कुछ भला नहीं होने वाला। आने वाले समय में लोकसभा के चुनाव हैं, तो उनकी जीतने की रणनीति कैसे जमीन पर सार्थक सिद्ध हो, इसका काम भी हम कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं। हमारी हर एक्टिविटी सफलता की ओर जाती है और विचार पूर्वक, योजना पूर्वक पूरी की पूरी रणनीति के साथ में जाती है, और यही बात सामने है। कांग्रेस एक बार फिर तैयारी कर रही है, लेकिन पीसीसी चीफ, नेता प्रतिपक्ष और बिखरी पार्टी में सामंजस्य जैसे मुद्दे कांग्रेस का रास्ता रोके खड़े हैं। अब देखना होगा कि कांग्रेस पुराने मर्ज का इलाज ढूंढकर 2024 और 2028 के लिए किस तरह तैयारी करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। मध्य प्रदेश की राजनीति में पिछले 2 दशकों से ग्वालियर चंबल में कांग्रेस पार्टी के लिए किंग मेकर की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के दिग्गज नेता नई विधानसभा में दिखाई नहीं देंगे। अंचल के 5 बड़े कांग्रेसी सिंह अब कांग्रेस के किंग नहीं रहे। इस बार बीजेपी की लहर में उनका जो मजबूत किला है वो ढह गया। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत से जीत हासिल की है। ग्वालियर चंबल में भी बीजेपी को बड़ी जीत मिली है। बीजेपी की इस जीत के साथ अंचल में अब कांग्रेस के उन बड़े नेताओं की चर्चा है जो विधानसभा नहीं पहुंच पाए। कांग्रेस ने ग्वालियर चंबल में 16 सीटें जीती, लेकिन उसके 5 सिंह इस बार किंग नहीं बन पाए। चंबल में कांग्रेसी सिंह नहीं रहे किंग। ग्वालियर चंबल में कांग्रेस के 5 दिग्गज नेताओं की हार। लाहौर से हारे नेता प्रतिपक्ष और वरिष्ठ नेता डॉक्टर गोविंद सिंह। 7 बार से विधायक थे डॉक्टर गोविंद सिंह। भीतरवार से हारे पूर्व मंत्री लाखन सिंह यादव। सिंधिया समर्थक मोहन सिंह राठौर ने लाखन सिंह को हराया। शिवपुरी में केपी सिंह को मिली करारी शिकस्त। बीजेपी के देवेंद्र सिंह ने 43,000 वोटों से हराया। सेवड़ा में घनश्याम सिंह को झेलनी पड़ी हार। बीजेपी के प्रदीप अग्रवाल ने दी मात। चाचौड़ा में लक्ष्मण सिंह को भी मिली सियासी मात। बीजेपी की प्रियंका मीणा ने 60,000 से ज्यादा वोटों से हराया।
ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस ने बीजेपी को कड़ी टक्कर दी, लेकिन प्रदेश में उसको करारी हार का सामना करना पड़ा। बीजेपी अब कांग्रेस की हार पर तंज कस रही है। और जिन जिन ने सिंधिया जी को कोसा है, आदिकाल से देखो, वह परिवार, सिंधिया परिवार ने हमेशा विकास की बात की, कभी किसी पर व्यक्तिगत आक्षेप या व्यक्तिगत राजनीति कभी नहीं की। तो इस दुनिया में ईश्वर भी है। आप लगातार जिस व्यक्ति को अकारण कोस रहे हो, अकारण गाली दे रहे हो, तो अकारण गाली और अकारण कोसने वालों को ईश्वर ने माफ अब किसे नहीं किया। कांग्रेस का कहना है कि पार्टी के बड़े नेता हारे हैं। साथ ही सिंधिया समर्थक 13 मंत्री चुनावी मैदान में थे, उनमें से 8 मंत्री चुनाव हारे हैं। प्रद्युम्न सिंह तोमर जी जो कह रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। सिंधिया समर्थक 22 विधायक कांग्रेस से बीजेपी में गए थे। आज सिंधिया जी के पास 22 में से केवल 6 बचे हुए हैं, बाकी सब हार चुके हैं। ग्वालियर चंबल अंचल की 34 सीटों में से 18 सीट बीजेपी, 16 सीटें कांग्रेस जीती है। कांग्रेस के दिग्गजों की हार के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब क्षेत्र में कार्यकर्ताओं को आगे की राह कौन दिखाएगा। उमेश पाराशर, बंसल न्यूज, ग्वालियर। मध्य प्रदेश में चुनाव नतीजे भले ही कांग्रेस के हक में नहीं गए, लेकिन ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं था जो उसने प्रचार में ना उठाया हो। सबसे बड़ा मुद्दा था हिंदुत्व का। मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए कांग्रेस ने अपने प्रचार की शुरुआत की थी, लेकिन इस चुनाव में भाजपा के हिंदुत्व के आगे कांग्रेस का हिंदुत्व मुद्दा धराशायी हो गया। ये तस्वीरें जून 2023 की हैं, जब जबलपुर में कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी चुनावी शंखनाद करने पहुंची थी। उसके पहले से मध्य प्रदेश में कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व के जरिए चुनावी मैदान में कूदने की तैयारी कर रही थी। कांग्रेस जानती थी कि चुनाव में इस बार उसकी लड़ाई बीजेपी के हार्डकोर हिंदुत्व और राम मंदिर के मुद्दे से है। चुनाव के वक्त भी कांग्रेस ने सॉफ्ट हिंदुत्व को इस बार पकड़ कर रखा। जबलपुर में जहां गदा लगाई गई तो दिग्विजय सिंह कांवड़ यात्रा में शामिल हुए। दिग्विजय ने कंधे पर कांवड़ भी उठाई। कांग्रेस की ये सारी कवायद लेकिन काम नहीं आई। अब नेता ये कह रहे हैं कि कांग्रेस तो कर्म की राजनीति करती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस केवल दिखावे के लिए हिंदुत्व की राजनीति कर रही है। कांग्रेस पार्टी में जो हमारे सनातनी है वो हिंदू प्रवृत्ति को, हिंदुत्व को मानने वाले लोग हैं। हमको इसको दर्शाने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन मैं बार बार बोलता हूं कि कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस विचारा एक कर्म आधारित राजनीति करती है और उस आधार पे अपना काम करती है। चुनाव के समय पर हिंदू होने का, नकली हिंदू होने का नाटक करना, ये जनता समझ चुकी थी। और जिस तरीके से उनने एक पाखंड किया हिंदू होने का और अपने आप को सनातनी बताने का, वो जनता ने नकार दिया। कांग्रेस ने चुनाव से पहले और चुनाव के दौरान खूब हिंदुत्व का झंडा बुलंद किया। सनातन की बात भी जोर शोर के साथ की, लेकिन जनता को कांग्रेस के हिंदुत्व से ज्यादा इस बार बीजेपी के राम मंदिर का मुद्दा भाया। नतीजे यही कह रहे हैं कि हिंदुत्व के सहारे राजनीति जमाने में कांग्रेस फेल साबित हुई है। सोनल पांडे, बंसल न्यूज, जबलपुर। 2023 चुनाव में कांग्रेस को 3 राज्यों में करारी हार मिली, लेकिन छत्तीसगढ़ में मिली हार कांग्रेस पचा नहीं पाई। दिल्ली में हार पर मंथन और चिंतन हो रहा है, तो कांग्रेस नेता जिम्मेदार दिग्गजों पर हार का ठीकरा फोड़ रहे हैं। को ऐसा लगने लगा था कि हमको अब सीएम बनने का मौका नहीं मिल पाएगा, इसलिए ये चाहते थे कि किसी भी कीमत पे हमको सीएम बनना है। आपने देखा होगा लगातार उनकी बयान टीवी चैनलों के माध्यम से आता था। शैलजा जी के ऊपर भी बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। शैलजा जी सिर्फ फोटो शूट कराती थी, टीएससी को हीरो बनाने का सिर्फ काम करती थी। मंत्रियों को जो पावर मिलनी चाहिए थी मिल नहीं पाई। एक ताकत सेंट्रलाइज होके कुछ चुनिंदा लोगों के साथ पूरे 5 वर्ष तक काम करती रही। पिछले चुनाव में जो हमारे पार्टी की तरफ से एक प्लानिंग के तहत चुनाव लड़ा गया था आपसी तालमेल के साथ, उसका इस बार कमी दिखा। सब अपने अपने में रह गए। छत्तीसगढ़ में 2023 चुनाव में मिला जनादेश भी यही इशारा कर रहा है।
अंदरूनी कलह, नेताओं में सामंजस्य और एकजुटता की कमी, यही कांग्रेस की हार की वजह बनी और नतीजा निकला बीजेपी की बम्पर जीत। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार दूर दूर तक नजर नहीं आ रही थी, लेकिन किसी दीमक की तरह ये वजह कांग्रेस को अंदर ही अंदर खाती रही। नतीजा 5 साल की सत्ता हाथ से गंवाने के रूप में निकला। करारी हार के बाद प्रदेश के नेतृत्व की आला कमान के साथ बैठक हुई, जिसमें हार के मुद्दे पर मंथन हुआ। तो इधर कांग्रेस अपने वरिष्ठ नेताओं को सलाह दे रही है कि उन्हें संयम बनाए रखना चाहिए। किन कारणों से हार हुई है, इसके लिए जिम्मेदार कौन है, ये सारी चीज़ों के लिए मंथन किया जाएगा। अभी प्रदेश में भी विचार विमर्श किया जाएगा, लेकिन सारे नेताओं को आत्मसंयम रखना चाहिए और विशेष तौर पे सार्वजनिक तौर पर कोई भी टिप्पणी करने से पहले परहेज करें। पार्टी के फोरम पे सबको अपनी बात रखने का अवसर मिले। बम्पर जीत के साथ सत्ता में वापसी कर चुकी बीजेपी यही बात चुनाव के पहले से दोहरा रही है कि कांग्रेस में अंदरूनी कलह छिड़ी है। अब बयानबाजी से फिर कलही खुली तो बीजेपी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए उसे द्रोह बता दिया। चलो कम से कम कोई तो बोल रहा है कान पकड़ने का, जनता ने कान पकड़ने लायक भी नहीं छोड़ा। कांग्रेस पार्टी एक गिरोह है, बंटवारे को लेकर के लड़ाई ये चालू हो गई और उनके मुखिया समीक्षा यहाँ की करना चाहिए, वो दिल्ली में जाके समीक्षा कर रहे हैं। कांग्रेस के दिग्गज नेता इस हार का ठीकरा अपने हिसाब से जिम्मेदार नेताओं पर मढ़ रहे हैं। उधर दिल्ली में बैठकों के जरिए मंथन हो रहा है, लेकिन कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल और सबसे बड़ी चुनौती विभीषण की है, जिसके चलते कांग्रेस को 15 साल बाद मिली सत्ता गंवानी पड़ी। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ चुनाव में छत्तीसगढ़ियावाद को लेकर बीजेपी कांग्रेस में श्रेय की राजनीति गरमाई। अब चुनाव के बाद छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर फिर से सियासी रार देखने को मिल रहा है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर चुनाव में गरमाई सियासत पर अब फिर राजनीति की कोपलें खिलने लगी हैं। छत्तीसगढ़िया पहचान के संवर्धन के लिए कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ महतारी की तस्वीर लगाना अनिवार्य किया था। चुनाव से पहले बीजेपी भी इसी परिपाटी को अपनाते नजर आई थी। चुनाव जीतने के बाद अब ये तस्वीर नदारद हो गई तो कांग्रेस इस पर निशाना साध रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत ने कहा कि ये तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। अभी तो शुरुआत है, देखिए क्या आगे क्या क्या होता है। इनका जिसका काम हो जाता है फिर उसका ये लोग चर्चा भी नहीं करते, न उसको महत्व देते हैं। छत्तीसगढ़ महतारी का भी फोटो का उपयोग किए, अब उसको कोई स्थान नहीं दे रहे हैं। इनके बैनर पोस्टर से सब गायब है। ये तो एक झलक है, आगे देखिए होता है क्या। दरअसल चुनाव जीतने के बाद बीजेपी ने आदमकद पीएम नरेंद्र मोदी की तस्वीर तो लगाई, लेकिन इन पोस्टर्स से छत्तीसगढ़ महतारी को हटा दिया गया, जिस पर कांग्रेस तंज कसते हुए बीजेपी के शासन पर निशाना साध रही है। मामले को लेकर रमन सिंह का कहना है कि छत्तीसगढ़ महतारी का सम्मान राजनीति से हटकर है। नहीं, पोस्टर हो चाहे बाकी विषय हो, छत्तीसगढ़ महतारी और छत्तीसगढ़ के प्रति सम्मान न केवल राजनीतिक दल की सीमा से हटकर छत्तीसगढ़ के 3 करोड़ लोगों के मन में उनका स्थान है। ये पहली मर्तबा नहीं है जब इस मसले पर बयानबाजी देखने को मिली हो। चुनाव से पहले भी छत्तीसगढ़ियावाद और छत्तीसगढ़ महतारी को लेकर सियासी खींचतान और श्रेय की राजनीति देखने को मिली थी। अब सरकार बदल चुकी है, लिहाजा ये देखना दिलचस्प होगा कि ये सियासत किस तरफ रुख करती है। गौरव शुक्ला, बंसल न्यूज, रायपुर। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की हार के साथ ही नेता प्रतिपक्ष को लेकर चर्चाएं अब तेज हो गई हैं। कांग्रेस में इस बार बहुत कम वरिष्ठ विधायकों को जीत मिली है, तो ऐसे में कौन होंगे नेता प्रतिपक्ष पद के दावेदार और किसके पीछे कौन सा समीकरण काम कर रहा है, इस खास रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। छत्तीसगढ़ के महामुकाबले में कांग्रेस को करारी हार मिली है। इसी के साथ पार्टी में नेता प्रतिपक्ष को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई है। पार्टी की चिंता विपक्ष की भूमिका को लेकर इसीलिए भी बढ़ी हुई है क्योंकि संसदीय ज्ञान और अनुभव वाले अधिकतर नेता चुनाव हार गए हैं। पार्टी में तेज तर्रार नेताओं की भी कमी है जो विपक्ष के रूप में सशक्त भूमिका निभा सके। यही वजह है कि नेता प्रतिपक्ष के नाम को लेकर अभी से मंथन का दौर जारी है। हालांकि कांग्रेस के पूर्व मंत्री अमरजीत भगत कहते हैं जल्द ही कांग्रेस विधायक दल की बैठक होगी, इसके बाद अगले नेता का चयन कर लिया जाएगा। हाईकमान को करना है
लेकिन जो सरकार को कटघरे में खड़ा कर सके। विपक्ष आईना होता है, उनको जवाबदेही तय कराते हैं। ये सब जिसके ऊपर में उपयुक्त होगा उसको पार्टी तय करेगी। अभी तो पहले सरकार का गठन हो जाए, फिर विपक्षी भूमिका आती है। ये है नेता प्रतिपक्ष पद के दावेदार भूपेश बघेल। पूर्व मुख्यमंत्री होने के साथ चुने गए विधायकों में सबसे अनुभवी हैं। संसदीय ज्ञान और तेज तर्रार छवि की वजह से भूपेश बघेल को सबसे अहम चेहरा माना जा रहा है। डॉक्टर चरणदास महंत पूर्व विधानसभा अध्यक्ष होने के साथ ही दीर्घ संसदीय ज्ञान की वजह से चरणदास महंत का नाम प्रमुखता से लिया जा रहा है। वरिष्ठ होने की वजह से भी सभी का विश्वास भी उन्हें हासिल है। उमेश पटेल खरसिया सीट से तीसरी बार चुनाव जीतकर आए हैं। मंत्री के रूप में भी काम कर चुके हैं। प्रशासनिक और संसदीय प्रक्रियाओं का उन्हें बेहतर ज्ञान है। ओबीसी वर्ग से आने की वजह से जातिगत समीकरण भी पक्ष में है। कवासी लखमा बस्तर में भाजपा की लहर में बोब सीट बचाने में सफल रहे। उपनेता प्रतिपक्ष के रूप में काम कर चुके हैं। सदन की कार्रवाई और प्रक्रियाओं का तो उन्हें ज्ञान है, लेकिन शिक्षा की वजह से उनका दावा कमजोर पड़ सकता है। लखेश्वर बघेल बस्तर सीट से लखेश्वर बघेल लगातार चुनाव जीतते रहे हैं। उन्हें नेता प्रतिपक्ष बनाने से बस्तर में पार्टी को मजबूती मिलेगी। हालांकि वो सदन में बहुत अधिक मुखर नहीं रहे हैं, लेकिन वरिष्ठता और बस्तर से होने का लाभ उन्हें मिल सकता है। मुख्यमंत्री के बाद विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष पर सबकी निगाहें टिकी होती हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि सीएम तय होने के बाद ही कांग्रेस नेता प्रतिपक्ष पर अपने पत्ते खोलेगी। इसीलिए 15 दिसंबर के बाद ही विधायक दल की बैठक की बात कही जा रही है। फिलहाल पार्टी में रायपुर से दिल्ली तक कांग्रेस विधायक दल के नए नेता के नाम पर मंथन का दौर जरूर जारी है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में बीजेपी भारी मैंडेट के साथ गवर्नमेंट बना रही है और कांग्रेस को बड़ी हार का सामना करना पड़ा। लेकिन एक गौर करने वाली बात है कि इन दो अहम पार्टीज के अलावा स्टेट में थर्ड फ्रंट की हालत खस्ता हो गई है और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो ये दावा कर सके कि वो तीसरे दल या फिर मोर्चे के तौर पर मौजूद है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। साल 2018 के चुनाव में छत्तीसगढ़ में 7 सीटें ऐसी थीं जिन पर थर्ड फ्रंट ने जीत दर्ज की थी। इनमें कई सीटों पर थर्ड फ्रंट के कैंडिडेट दूसरे नंबर पर रहे थे। स्टेट में थर्ड फ्रंट का सबसे ज्यादा इंपैक्ट बिलासपुर संभाग में देखा जाता रहा है, मगर इस बार तीसरे मोर्चे जैसा कुछ नहीं। सूबे में गोंगपा के हिस्से एकमात्र सीट आई है। ऐसे में जाहिर है कि थर्ड फ्रंट जैसी कोई भी ताकत उबर नहीं पाई। बिलासपुर जिले में कहें या छत्तीसगढ़ में कहें, यहाँ विशेष रूप से दो ही दल प्रमुख रूप से जाने जाते हैं, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो और एक कांग्रेस पार्टी है। जहाँ तक थर्ड फ्रंट का सवाल है, इस बार के चुनाव में थर्ड फ्रंट ने के किसी प्रत्याशी ने अपनी जमानत तक नहीं बचा पाई है और पूर्व में भी और आज भी थर्ड फ्रंट की भूमिका छत्तीसगढ़ में नगण्य है। बिलासपुर संभाग के मस्तूरी, कोटा, पामगढ़, जैजेपुर, बिलाईगढ़ समेत कई सीटों पर आम आदमी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और जेसीसी-जे के कैंडिडेट्स मैदान में थे। इन दलों के नेता जीतने का दावा करते रहे, लेकिन जीता कोई नहीं। थर्ड फ्रंट दलों के उम्मीदवारों को साल 2018 के मुकाबले देखें तो बहुत कम वोट मिले। इस बार हम लोगों ने 85 सीट में चुनाव लड़वाया और सब में दमदारी से लड़े। रिजल्ट जो आया है उसमें हमारी थर्ड फ्रंट के ही खाली आप क्यों देखते हैं? उसमें तो कांग्रेस जो इतनी जमी हुई जो 75 सीट पाएंगे और 75 से पार जो नारे लगाते थे वो आंधी में उखड़ गई। उसको खुद समझ भी नहीं आ रहा कि कहाँ पर है। हम लोग तो फिर भी टिके रहे। प्रदेश में बीएसपी सुप्रीमो मायावती, आम आदमी पार्टी से पंजाब के सीएम भगवंत मान और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कई सभाएं ली। आप नेताओं ने जोर शोर से जनता के सामने अपनी गारंटी रखी। वहीं मायावती ने दलित वोटर्स को साधने की कोशिश की थी। सभाओं में जमकर लोगों की भीड़ दिखी, लेकिन वोट नहीं मिले। अब तो थर्ड फ्रंट के अस्तित्व पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। कुछ एजेंडा को लेकर सपा बसपा आते रहे हैं,
तो बसपा को तो सफलता मिलती रही है, पर बसपा से लोगों का जो उनके मतदाता है उनका मोह भंग हो गया। उसके बाद पिछले चुनाव में जोगी कांग्रेस ने कांग्रेस से हटने के बाद अपनी पार्टी बनाई और चुनाव लड़ा। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी को तानाखार विधानसभा से सफलता मिली है, पर मुझे नहीं लगता कि छत्तीसगढ़ की जनता को किसी भी छोटे छोटे दलों पे विश्वास रहा हो। बीजेपी को सत्ता मिली, कांग्रेस फिर अपोजिशन में है, लेकिन तीसरे मोर्चे के तौर पर कुछ और दल जीत कर आते तो इससे जनता को और भी ऑप्शंस मिलते। लोकतंत्र के लिए ये जरूरी भी है। आने वाले वक्त में दूसरी पार्टियों को सूबे में अपना वजूद बनाए रखने में खासी चुनौतियां झेलनी होगी। मुश्ताक कुरैशी, बंसल न्यूज, बिलासपुर। और हमारी इस खास पेशकश आ गई सरकार में फिलहाल के लिए इतना ही। बंसल न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।